हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका विजन कैम क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। ये है हमारा थर्ड वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि शील्डिंग, रीशील्डिंग और केमिकल शिफ्ट क्या होती है। आज हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो आपकी केमिकल शिफ्ट को अफेक्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन जनरली आपका फंसता है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल शिफ्ट। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं आपका? एक है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इसको हम बोल सकते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। दूसरा हाइब्रिडाइजेशन इफेक्ट। थर्ड एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट, इसको थोड़ा अच्छे से जानेंगे, इंपॉर्टेंट है। साथ ही इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट इंपॉर्टेंट है और आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो जो पहला फैक्टर है वो क्या है आपका? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर इंडक्टिव इफेक्ट। द डिग्री ऑफ शील्डिंग डिपेंड्स ऑन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द प्रोटॉन। कल यही वाली बात की थी हमने प्रीवियस वीडियो में कि हाइड्रोजन के अराउंड जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, वो उतना ही ज्यादा क्या होगा आपका? शील्डिंग होगा। क्या होगा आपका? शील्डेड होगा। वहीं पे अगर हाइड्रोजन के अराउंड बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, तो वो प्रोटॉन कैसा हो जाएगा आपका? डीशील्डेड। कैसा हो जाएगा? डीशील्डेड। अब देखिए हाइड्रोजन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैसे कम होगी? जैसे मान लीजिए कार्बन के साथ कौन अटैच है? H, और यहाँ पे कोई और एटम है X, ठीक है। हाइड्रोजन के अराउंड क्या है? यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कब कम होगी? जब ये कार्बन क्या करेगा? इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ खींचेगा, या फिर कार्बन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कौन खींचेगा आपका? हेलोजन एटम या फिर कोई भी अदर एटम जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो वो क्या करेगा? कार्बन या फिर इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, जिसकी वजह से कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी। कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हुई, इसका मतलब हाइड्रोजन के अराउंड भी क्या कम हो जाएगी? आपकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम हो जाएगी, जिस वजह से वो क्या हो जाएगा आपका? डीशील्डेड हो जाएगा। अगर वहीं पे हेटेरो एटम ऐसा है जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से कम है, तो क्या करेगा? वो इलेक्ट्रॉन अपने आप देगा। तो कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। कार्बन के अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, तो हाइड्रोजन के अराउंड भी क्या होगी? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी, और वो क्या हो जाएगा आपका? शील्डेड कहलाएगा। इसका मतलब क्या है? अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स एटम कम है कार्बन से, तो हाइड्रोजन कैसा होगा आपका? डीशील्डेड। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स इज लेस देन कार्बन, तो जो आपका हाइड्रोजन है वो कैसा हो जाएगा आपका? शील्ड, ठीक है। देखते हैं। The higher the electron density around a proton, the higher the shielding and higher the field, या फिर lower the dial value at which proton absorbs। तो मैंने बोला shielded होगा, इसका मतलब क्या है? अपफील्ड की तरफ जाएगा, लो फ्रीक्वेंसी होगी, ठीक है। तो यही बोल रहा है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतना ही प्रोटॉन क्या होगा आपका? शील्डेड होगा, या फिर उतनी ही कम क्या होगी आपकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होगी। अ नियर बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम विथड्रॉस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। अभी मैंने बताया कि जो पास का हेटेरो एटम है, कोई सा भी अदर एटम है, अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है उसकी? ज्यादा है कार्बन से, वो क्या करेगा? ड्यू टू माइनस इफेक्ट इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा फ्रॉम द नेबरहुड ऑफ द प्रोटॉन, या फिर हम इसको मान सकते हैं कार्बन, ठीक है। So the NMR signal of such de-shielded proton will appear downfield। तो उसकी क्या हो जाएगी? वो डाउनफील्ड हो जाएगा, और क्या होगा आपका? उसका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? ज्यादा हो जाएगी। थस ग्रेटर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम, ग्रेटर इज द डीशील्डिंग। हम लोग इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एटम की पास वाले की, उतना ही प्रोटॉन क्या होगा आपका? डीशील्डेड होगा। एग्जांपल से समझते हैं। यहाँ पे क्या है? CH3F, OH, Cl, CH3Br, CH3A, CH4 और आपका टेट्रामिथाइल सिलेन, जो हमने रेफरेंस का मान बताया था। तो देखिए यहाँ पे कार्बन किससे अटैच है? फ्लोरीन से। यहाँ पे ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, यहाँ पे हाइड्रोजन से ही, और यहाँ पे किससे अटैच है? सिलिकॉन से, ठीक है। तो देखिए आपको सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? पहले फ्लोरीन की, ऑक्सीजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फिर हाइड्रोजन आ गया, और फिर कौन आ गया आपका? सिलिकॉन। इसी हिसाब से केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी क्या हो रही है आपकी? डिक्रीज हो रही है। जैसे सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम किसमें? CH3F में, तो सबसे ज्यादा डायल वैल्यू भी किसकी होगी आपकी? CH3F की। सबसे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है? सिलिकॉन। हमने कल मांगा था कि अपन लोग किस पे मानते हैं? जीरो पे, तो इसकी जो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या होगी? जीरो पे। कार्बन और हाइड्रोजन के हिसाब से भी कंपेटिवली, तो इसकी डायल की वैल्यू क्या होगी? 0.3। यहाँ पे आयोडीन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है ब्रोमीन से, तो ज्यादा शील्डेड होगा, इसलिए 2.16। ब्रोमीन Cl से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ज्यादा शील्डेड होगा, तो 2.68। तो इस तरह से आप लोग देख सकते हो कि अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डी शील्डिंग, ऐसे लिख सकते हो कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी, उतना ही प्रोटॉन का क्या होगा आपका? डीशील्डिंग होगा। इंपॉर्टेंट फैक्टर है, अभी हम देखेंगे आगे क्वेश्चन कैसे आते हैं, ठीक है। तो आपको दो चीज याद रखनी है कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, उतना ज्यादा शील्डेड होगा। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा पास वाले एटम का, उतना ही ज्यादा प्रोटॉन क्या होगा आपका? डीशील्डेड होगा, ठीक है। द एनएमआर सिग्नल ऑफ अ प्रोटॉन अपीयर्स एट अ लोअर फील्ड हायर डायल वैल्यू, मतलब डीशील्डेड हो रहा है। क्या हो रहा है आपका? डीशील्डेड हो रहा है। एज अ नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स और ग्रुप्स अटैच द कार्बन कंटेनिंग द प्रोटॉन इंक्रीजेस। अगर एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है और साथ में क्या आपके पास दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ज्यादा माइनस आई इफेक्ट कौन शो करेंगे? दो इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। इसका मतलब क्या करेंगे? ये प्रोटॉन को ज्यादा डीशील्ड करेंगे, ठीक है। अपन सबने पढ़ा है जब जैसे एसिडिटी का पढ़ते हैं, एसिडिटी ऑफ प्रोटॉन्स में। तो देखिए यहाँ पे क्या है? CHCl3, CHCl2, CH3Cl, और अभी हम लोग इसकी बात करते हैं। यहाँ पे
कितने इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है? 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1। तो जितने ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होंगे प्रोटॉन उतना ही क्या होगा आपका डीशील्डेड होगा, यानी उसकी डेल वैल्यू क्या होगी? उतनी ही ज्यादा हाई होगी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो कंपेरेटिवली इसके मुकाबले ये क्या है? शील्डेड है, इसलिए इसकी डेल की वैल्यू क्या होगी आपकी? कम होगी। इसका मतलब क्या है? ये शील्डेड है कंपेरेटिवली टू CH Cl3 विच इज डीशील्डेड। साथ ही साथ हमने पढ़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट एक क्या होता है? डिस्टेंस इफेक्ट है। जैसे जैसे डिस्टेंस पे जाते जाएंगे आपका जो इलेक्ट्रोनेगेटिव इफेक्ट है या फिर इंडक्टिव इफेक्ट है कम होता जाएगा। जैसे CH2 के साथ डायरेक्टली अटैच कौन है? Br। अब इस CH2 के बाद एक और CH2 आ गया और इस CH2 के बाद कितने CH2 हो गए? 2। तो जैसे जैसे आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम दूर जाता जाएगा उसका माइनस आई इफेक्ट भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। इसका मतलब प्रोटॉन क्या हो जाएगा आपका? शील्डेड हो जाएगा। तो दो चीज याद रखनी है, ग्रेटर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम ग्रेटर विल बी द डीशील्डिंग। और अगर जितना दूर आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा उतना ही डिक्रीमेंट किसका होगा? आपका माइनस आई इफेक्ट का। इसलिए वो प्रोटॉन कैसा हो जाएगा? आपका शील्डेड रीजन में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ लिखा है एज द डिस्टेंस फ्रॉम द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इंक्रीजेस द डीशील्डिंग इफेक्ट ऑन द प्रोटॉन डिक्रीजेस। जैसे जैसे दूर जाता जाएगा या फिर माइनस आई इफेक्ट कम होता जाएगा वैसे वैसे डीशील्डिंग इफेक्ट भी क्या हो जाएगा? आपका कम हो जाएगा। एंड थस द प्रोटॉन सिग्नल्स अपीयर्स एट अ रिलेटिवली हायर फील्ड, या फिर केमिकल शिफ्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम, क्योंकि अब प्रोटॉन कैसा है आपका? शील्डेड। प्रोटॉन्स ऑफ मिथाइल ग्रुप CH3Cl कहां पे आते हैं? 3.05 पे। वहीं पे CH3CH2Cl भी कितने पाएंगे? 1.48। क्यों? अभी देखिए यहाँ पे डायरेक्टली अटैच है Cl, लेकिन अब क्या है आपका एक दूर चला गया है तो अब माइनस आई इफेक्ट जो है कम हो जाएगा, इसलिए डेल की वैल्यू कितने पे आ जाएगी? 1.48। ठीक है, ये एचपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है 2023 में। द ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट वैल्यू फॉर द फॉलोइंग CH3 प्रोटॉन अटैच टू ग्रुप्स वेरिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखो 3 एटम दे रखे हैं आपको, 3 मॉलिक्यूल दे रखे हैं। अब क्या पूछ रहा है? ऑर्डर ऑफ केमिकल शिफ्ट पूछ रहा है। तो देखिए CH3 कॉमन है, भी हमने पीछे देखा। यहाँ पे कौन है? ब्रोमीन, आयोडीन और सिलिकॉन। आप सबको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी ज्यादा होती है? ब्रोमीन की, देन आयोडीन की, देन सिलिकॉन। इसका मतलब यहाँ वाला प्रोटॉन क्या होगा? सबसे ज्यादा डीशील्डेड होगा, और यहाँ वाला प्रोटॉन क्या होगा? सबसे ज्यादा शील्डेड होगा। तो देखिए, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू किसकी ज्यादा होगी? Br की, और सबसे कम किसकी होगी? आपकी CH3SI की। तो सबसे ज्यादा किसकी होगी? 1 की, फिर 2 की, फिर 3 की। तो ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछता है तो आपको उसका कंसेप्ट क्या लगाना है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीशील्डिंग ऑफ प्रोटॉन। क्या लगाओगे? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डीशील्डिंग, LDING। ठीक है, ये चीज याद रखनी है आपको। जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी एटम की उतनी ज्यादा प्रोटॉन की क्या होगी? डीशील्डिंग। यहाँ पे ब्रोमीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसलिए केमिकल शिफ्ट की वैल्यू भी क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। डीशील्डिंग मतलब हायर डेल वैल्यू। ठीक है, इसको भी याद रखना। हायर डीशील्डिंग का मतलब क्या? हायर डेल वैल्यू। शील्डिंग का मतलब लोअर डेल वैल्यू। ठीक है, ये अभी आपका आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2026 में क्वेश्चन आया है। देखिए क्या बोल रहा है यहाँ पे आपको? इंडिकेटेड प्रोटॉन इंडिकेट कर रखा है और रिलेटेड केमिकल शिफ्ट की वैल्यू दे रखी है। देखिए पहला मॉलिक्यूल आपका कौन सा है? ईथर। दूसरा ये वाला कौन सा प्रोटॉन हो गया आपका? ये अलाइलिक पोजीशन पे आ गया, ये आपका अल्कीन है। और यहाँ पे क्या आ गया? Cl3CH। अभी पढ़ा अपन ने Cl3CH, देखिए यहाँ पे देखा था अभी, ये रहा। तो CH Cl3 की वैल्यू कितनी आ रही है? लगभग 7.27। तो डी का तो क्या आ जाएगा आपका? 4 सीधे सीधे। अब देखिए हमको अभी कंपेयर करना है, हम लोग आगे पढ़ेंगे। कल मैंने पिछले वीडियो में आप लोग को टेबल दी थी कि जो अल्कीन का प्रोटॉन है वो जनरली कितने पे शो करता है? 4.5 से 6.5। और देखिए ईथरल जो प्रोटॉन है वो कितने पे शो करता है? 3 से 3। तो देखिए 3 से 3.8 कौन सा दिखा रहा है यहाँ पे? ए का क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। वहीं पे आपका अलाइलिक और एक सी क्या हो गया आपका? अल्कीन। तो अल्कीन कितने पे शो करता है आपका जनरली? 4.5 से लेके 6.5। तो कितना पास में हो सकता है इसका? 5 से 5.8। और अलाइल का मैंने कल बताया था कि जनरली कितना वेरी करता है? 2 से 3। तो कितना आ जाएगा आपका? 2.63। तो देखिए डी का 4 इसमें है, इसमें है, तो ये दोनों ऑप्शन कट जाएंगे। उसके बाद सी का क्या आना चाहिए? सेकंड। इसका मैंने क्या है? सी का थर्ड। तो ये गलत हो जाएगा। सी का सेकंड, बी का क्या हो जाएगा? फर्स्ट, और ए का क्या हो जाएगा आपका? थर्ड। तो इस तरह से आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है, किसी भी एग्जाम में आ सकता है। तो आपको बेसिकली जो मैंने बताई थी कि लगभग रेंज आपको याद रखनी पड़ेगी और आपको उसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन करके आना पड़ेगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, इसको अच्छे से देखिए। नेक्स्ट इफेक्ट है आपका हाइब्रिडेशन इफेक्ट। तो अपन ने 3 तरह के हाइब्रिडेशन पढ़ेंगे अपन जनरली, sp3, sp2 और sp। ठीक है, अगर sp3 हाइड्रोजन है इसका मतलब क्या है? कार्बन का जो हाइब्रिडेशन है वो क्या है? sp3। इसके साथ जो हाइड्रोजन अटैच्ड है तो इस हाइड्रोजन को भी क्या बोलेंगे अपन? sp3 हाइड्रोजन। ऑल हाइड्रोजन्स अटैच्ड टू प्योरली sp3 कार्बन हैव रेजोनेंस इन द लिमिटेड रेंज फ्रॉम 0 to d। प्योरली बोला है, इसका मतलब इसके आसपास अनसैचुरेशन नहीं होगा। प्योरली मतलब जैसे मान लीजिए CH3 है, CH2 है और H। तो इस तरह का जो भी सैचुरेटेड कार्बन है उसकी हम बात करेंगे। तो देखिए एलिफेटिक रीजन में अगर 3 डिग्री है, 2 डिग्री है, 1 डिग्री है, तो केमिकल शिफ्ट की वैल्यू इधर जा रहे हैं तो क्या हो रही है? डिक्रीज हो रही है। इसका मतलब क्या हो रहा है? ये शील्डेड रीजन में जा रहा है। तो अगर इस इन तीनों का कंपेरेटिवली आपको कभी ना कभी पूछ सकता है, अच्छा है। अगर 3 डिग्री कार्बन है तो आपका केमिकल शिफ्ट की वैल्यू ज्यादा होगी कंपेरेटिवली टू 2 डिग्री देन 1 डिग्री। ठीक है,
इंपॉर्टेंट कंपैरिजन है, याद रखना है, भूलना नहीं है। तो डीशिल्डेड प्रोटॉन किसका ज्यादा होगा अगर आपका कार्बन कैसा है 3 डिग्री, फिर 2 डिग्री, देन 1 डिग्री। sp2 हाइड्रोजन, जैसे अपन ने विनाइल हाइड्रोजन पढ़ा था, अल्कीन में पढ़ा था, जनरल लिंक की रेंज कितनी होती है 4.5 से 7। sp हाइड्रोजन यानी एसिटिलीन, मतलब ट्रिपल बॉन्ड, ये वाला हाइड्रोजन, इसकी रेंज कितनी होती है 2 से 3। तो आपको इन तीनों को याद रखना है। अगर sp3 है तो जनरली रेंज कितनी होती है 0 से 2। फिर आपका अल्काइन आता है, एसिटाइलिन आता है जिसकी होती है 2 से 3, और फिर आपका अल्कीन आता है जिसमें आपकी क्या होती है 4.5 से 7। तो इस तरह से हाइब्रिडेशन आपका इफेक्ट कैसे इफेक्ट करता है, भी हम लोग पढ़ेंगे आगे एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट में। ठीक है, इस इफेक्ट को जनरली नॉर्मल से अच्छे से समझेंगे। देखिए इन सम केसेस, अभी जैसे आपने ऊपर देखा यहाँ कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा, जैसे sp2 का कितना हो रहा है 4.5 से 7, sp का क्या हो रहा है 2 से 3। जनरली हम क्या पढ़ते हैं कि sp ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, फिर sp2, फिर sp3। तो अगर इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो हाइड्रोजन का सबसे डीशिल्डेड होना चाहिए, लेकिन सबसे ज्यादा डीशिल्डेड हाइड्रोजन किसका होता है sp2, और उसी को कौन समझाता है आपका आयनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। देखिए इन सम केसेस एसिटाइलिनिक, ओलिफिनिक, एल्डिहाइडिक एंड एरोमेटिक प्रोटॉन्स chemical shifts cannot be explained only on the basis of electronegativity। तो एसिटाइलिनिक प्रोटॉन है, चाहे ओलिफिनिक है, चाहे एल्डिहाइडिक है, चाहे आपका एरोमेटिक है, केवल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बेसिस पे हम लोग उनकी केमिकल शिफ्ट की वैल्यू को जस्टिफाई नहीं कर सकते। द कार्बन आइटम इन एसिटाइलिन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, जैसे मैंने बोला कि एसिटाइलिन में क्या होता है sp होता है, और इथाइलिन में क्या होता है आपका sp2। फिर भी एसिटाइलिनिक प्रोटॉन्स जो है वो इथाइलिनिक प्रोटॉन्स के कंपेरेटिवली हायर फील्ड में या फिर शील्डेड रीजन में आपका केमिकल शिफ्ट शो करता है। जैसे एसिटाइलिनिक प्रोटॉन्स कितने पे आता है 2.35 पे, लेकिन इथाइलिनिक कितने पे आता है 4.60। तो इस डिग्री डिफरेंशिएशन को कौन समझाता है आपका एनाइसोट्रोपिक इफेक्ट। ऑल ग्रुप्स इन अ मॉलिक्यूल दैट हैव पाई इलेक्ट्रॉन्स, सारे मॉलिक्यूल्स जिसमें क्या होते हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जनरेट्स सेकेंडरी एनाइसोट्रोपिक फील्ड। क्या जनरेट करते हैं, सेकेंडरी एनाइसोट्रोपिक फील्ड जनरेट करते हैं। तो जो शील्डिंग और डीशील्डेड रीजन है, ड्यू टू वेरियस पाई इलेक्ट्रॉन फंक्शनल ग्रुप्स हैव कैरेक्टरिस्टिक शेप्स एंड डायरेक्शन। तो डिफरेंट डिफरेंट मॉलिक्यूल के पाई इलेक्ट्रॉन के जनरेशन की वजह से क्या जनरेट होता है आपका सेकेंडरी एनिसोट्रोपिक इफेक्ट, और उनके कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, शेप्स होते हैं और डायरेक्शंस होते हैं, उन्हीं के बेसिस पे उनके प्रोटॉन शील्डेड और डिशील्डेड रीजन में पाए जाते हैं। प्रोटॉन्स फॉलिंग विद इन द कॉनिकल एरियाज और शील्डेड, इस कॉनिकल रीजन यानी पॉजिटिव रीजन में अगर कोई प्रोटॉन है तो वो कैसा हो जाएगा आपका शील्डेड। ठीक है, एंड दोज फॉलिंग आउटसाइड द कॉनिकल एरियाज आर डिशील्ड, इसमें जो आएगा वो क्या हो जाएगा आपका डिशील्ड। तो हर मॉलिक्यूल का अलग अलग कोन्स, जैसे हमने रखा कैरेक्टरिस्टिक शेप्स और डायरेक्शंस होते हैं। हम लोग डीप में नहीं जाएंगे कि क्यों आपका एसिटाइलिन का ऐसा कोन होता है, हम लोग सिर्फ बेसिक यहाँ पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सिर्फ आपको आपको सिर्फ केमिकल वैल्यू याद करनी है। यहाँ पे सिर्फ पर्पस क्या है कि एनिसोट्रोपिक इफेक्ट क्या है, अगर आपसे कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए एनिसोट्रोपिक इफेक्ट क्या है। तो हम लोग अगर बात करें एसिटाइलिन की, तो जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो क्या करता है एसिटाइलिन, उसको सेम डायरेक्शन में अलाइन कर लेता है, जिसकी वजह से जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड है वो ऐसी होती है कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो तो किस रीजन में होते हैं आपके डीशील्ड रीजन में, और बाकी साइड में जो रीजन होता है वो कैसा होता है आपका डीशील्डेड रीजन होता है। इसका मतलब क्या है, जो एसिटाइलिनिक प्रोटॉन्स है वो कौन से रीजन में पाए जाते हैं आपके शील्डेड रीजन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका जो अलाइनमेंट होता है वो इस तरह से होता है कि जनरेट जो शील्डेड रीजन जनरेट होता है वो क्या होता है आपके मैग्नेटिक फील्ड के अप्लाइड के परपेंडिकुलर या फिर अलाइनमेंट में होता है, इस तरह से मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हम लोग ओलिफिनिक प्रोटॉन्स। अब देखिए एसिटाइलिन प्रोटॉन्स का कैसे बन रहा था, कौन ऐसे मान रहे थे हम लोग हॉरिजॉन्टली, अब इसका क्या बन रहा है वर्टिकली, किसका ओलिफिनिक का। तो अगर अब यहाँ पे हाइड्रोजन है तो ये कोन वाले रीजन तो क्या हो जाएगा आपका शील्डेड, लेकिन ये वाले रीजन कौन से हो जाएंगे डीशील्ड। इसलिए ओलिफिनिक प्रोटॉन्स के जो हाइड्रोजन की केमिकल शिफ्ट की वैल्यू होती है वो डीशील्डेड रीजन में होती है, ज्यादा होती है कंपेरेटिवली टू एसिटाइलिनिक प्रोटॉन्स। देखिए एसिटाइलिन कैसे लाइन करता है, इथाइलिन कैसे लाइन करता है, जब हम लोग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो कैसे कर रहा है परपेंडिकुलरली, लेकिन एसिटाइलिन के केस में क्या कर रहा था वो सेम एक ही डायरेक्शन। तो इस वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड या फिर सेकेंडरी एनिसोट्रोपिक इफेक्ट जनरेट हुआ है वो कैसे होता है कि जो हाइड्रोजन होते हैं वो किस रीजन में होते हैं आपके डीशील्डेड रीजन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में भी सेम कहानी होती है, जो आपके हाइड्रोजन होते हैं वो किस रीजन में होते हैं डीशील्डेड रीजन में पाए जाते हैं। ठीक है, तो आपको सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कौन कौन से हाइड्रोजन तो शील्डेड रीजन में होते हैं किस किस मॉलिक्यूल में, और किस किस मॉलिक्यूल में आपके जो हाइड्रोजन है वो डीशील्डेड रीजन में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एरोमेटिक प्रोटॉन्स। तो एरोमेटिक प्रोटॉन्स में भी इस तरह से अलाइनमेंट जो है आपका कंपाउंड मॉलिक्यूल है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के इस तरह से अलाइनमेंट करता है कि जो उसके हाइड्रोजन होते हैं वो किस रीजन में पाए जाते हैं आपके डीशील्डेड रीजन में, इसलिए इसकी जो वैल्यू होती है वो जनरल कितनी होती है आपकी 5 से 8 या फिर हम लोग 4 से 7.5 भी बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इंटरेस्टिंग केस एग्जाम में पूछ सकता है, why an equatorial proton of a conformationally rigid six membered ring always appears
डाउनफिल्ड बाय 0.1 to 0.7 देन द एक्सियल प्रोटॉन ऑन द सेम कार्बन। तो आपको क्या रखना है, देखिए जो इक्वेटोरियल प्रोटॉन होता है वो क्या होता है आपका जनरली डाउनफील्ड रीजन या फिर डीशील्ड रीजन में पाया जाता है कंपेरेटिव टू एक्सेल प्रोटॉन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो आपको क्या रखना है कि जो इक्वेटोरियल वाला प्रोटॉन होता है और जो एक्सेल प्रोटॉन होता है, तो ये वाला कौन से रीजन में होता है, जनरली डीशील्डेड, और ये वाला कौन से रीजन में होता है, शील्डेड। और इन दोनों के बीच की जो डिफरेंस है जनरली कितना होता है, 0.1 से 0.7 ppm। ठीक है, डीशील्डिंग ऑफ इक्वेटोरियल प्रोटॉन, क्योंकि मैंने भी बताया कि सब मॉलिक्यूल का अपना अपना कैरेक्टरिस्टिक शेप और डायरेक्शन होता है। तो यहाँ पे जो कोन फॉर्मेशन होता है वो इस तरह होता है कि जो आपका इक्वेटोरियल प्रोटॉन है वो किस रीजन में, आपका डी शील्डेड रीजन में होता है। ठीक है, तो इक्वेटोरियल प्रोटॉन ऑलवेज अपीयर्स डाउनफील्ड कितना, 0.1 से 0.7 ppm। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट केस है, आपको याद रखना। नेक्स्ट फैक्टर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा फैक्टर है, इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब्स एट अ लोअर फील्ड देन द नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन्स। क्या बोल रहा है, अगर हाइड्रोजन कोई बॉन्डेड प्रोटॉन है तो वो जनरली कहां पे अपीयर होगा, लोअर फील्ड, या फिर उसको बोल सकते हैं हम लोग डीशील्डेड रीजन में, कंपैरेटिवली टू नॉन बॉन्डेड हाइड्रोजन प्रोटॉन्स। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द एटम टू विच द प्रोटॉन इज हाइड्रोजन बॉन्डेड, द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड इट इज डिक्रीज्ड एज कंपेयर टू डेट अराउंड द नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन। आप सबको पता है, मान लीजिए XH, और अगर ये किसी और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से क्या कर रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है, तो क्या करेगा ये X अपने तरफ क्या करेगा, इस हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींचेगा, तो इसके अराउंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, जिसकी वजह से ये किस रीजन में चला जाएगा, लोअर फील्ड या फिर डीशील्डेड। वहीं पे अगर कोई हाइड्रोजन है जो हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं है, तो उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या रहेगी, थोड़ी सी इंक्रीज रहेगी इसकी कंपेरिजन में, तो जनरली किस रीजन में पाया जाएगा, आपका हायर फील्ड या फिर शील्डेड रीजन में। Thus, the hydrogen bonded protons are highly deshielded and absorbs at a lower field than the non-hydrogen bonded protons। तो जो हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन्स होते हैं वो कहाँ पे होंगे, आपके डीशील्डेड होंगे और लोअर फील्ड में होंगे। कंपेयर करेंगे किससे, नॉन हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन्स। तो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्गर हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतना ही ज्यादा क्या होगा, आपका डीशील्डिंग होगी किसकी, प्रोटॉन की, और वो कहाँ अपीयर होगा, आपका लोअर फील्ड में अपीयर होगा। अब हम केस करें इंटरमॉलिक्यूलर, और इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश्ड बाय पीएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। क्वेश्चन पूछ सकता है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश इजीली इंटरमॉलिक्यूलर एंड इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपको समझ में आना चाहिए वो किससे कर सकते हैं, आप लोग आसानी से एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से कर सकते हैं, आईआर से भी कर सकते हैं, वो हम आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में पढ़ेंगे। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं एनएमआर की, कैसे, सिंस इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स आर नॉट ब्रोकन ऑन डाइल्यूशन। आप सबको पता है अगर सेम मॉलिक्यूल है, जैसे मान लीजिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, तो यहाँ पे क्या है, आपका इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है किसमें, ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में, आर नॉट ब्रोकन ऑन डाइल्यूशन। क्यों, इसको आप लोग कितना ही डाइल्यूट कर दीजिए, इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग कभी भी डाइल्यूशन की वजह से नहीं टूटती है। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डेड प्रोटॉन्स शो ऑलमोस्ट नो चेंज इन देयर एब्जॉर्प्शन पोजीशन ऑन डाइल्यूशन। अगर इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है, आप उसको कितना ही डाइल्यूट कर दीजिए, आपकी एनएमआर जो एब्जॉर्प्शन पीक है वो सेम रहेगी। एट हाई डाइल्यूशन, नो हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोक्सिल प्रोटॉन्स एब्जॉर्ब्स नियरली 0.5 से 1। इन कंसेंट्रेटेड सॉल्यूशन देयर एब्जॉर्प्शन इज क्लोजर टू 0.5। अगर हाई डाइल्यूशन है तो आपका क्या पता चल रहा है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, इसका मतलब जो हाइड्रोक्सिल के प्रोटॉन्स है, इसकी बात नहीं करते हम लोग, हाइड्रोक्सिल की बात करते हैं। ठीक है, देखिए अगर अभी फिर डाइल्यूट सॉल्यूशन है, इसका मतलब आपकी जो कंसंट्रेशन है मॉलिक्यूल्स की कम हो गई, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होगी तो जनरली जो प्रोटॉन है वो किस रीजन में आएगा, आपका 0.5 से 1। वहीं अगर मैं बात करूं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, तो क्या होगा, आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, और इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से अब जो एब्जॉर्प्शन है वो कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, आपका 4 to 5 ppm। तो याद रहेगा कि कैसे, अगर आपका डाइल्यूशन हो रहा है तो और इंट्रामोलिकुलर बॉन्डिंग है तो डाइल्यूशन से फर्क नहीं पड़ेगा, तो आपकी एब्जॉर्प्शन शिफ्ट चेंज नहीं होगी। वहीं पे अगर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ले लिया मैंने, तो आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होगी, अपीयर होना स्टार्ट हो जाएगी, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से केमिकल शिफ्ट कहां हो जाएगी, आपकी हायर और लोअर फील्ड पे, यानी डीशील्डेड रीजन में चला जाएगा, जिसको हम लोग बोलते हैं 4 to 5 ppm। ठीक है, तो आपके 4 फैक्टर थे, इंपॉर्टेंट है, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, इस वीडियो में आपको कहीं भी किसी में भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम लोग एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी से क्या क्या फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तब तक आप ये तीनों पार्ट पढ़िए ताकि आपको फोर्थ जो पार्ट रहेगा वो आसानी से समझ आ सके। थैंक यू।